आज हम करेंगे आरजेएस प्री प्री के एग्जाम के लिए एक रिवीजन, छोटा सा रिवीजन जो एक छोटे से एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। हालांकि एक्ट छोटा है पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टाइटल itself, the title of the act. It says the protection। क्या किया जा रहा है इसमें? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। वुमेन, जल्दी जल्दी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें वुमेन का मतलब क्या है? इसमें वुमेन का मतलब कोई सिंगल वुमेन नहीं है। इसमें वुमेन है जो कि एक मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन, और अ वुमेन लिविंग इन नेचर ऑफ मैरिज। ठीक है, आप इसको समझिए। आप इन द नेचर ऑफ मैरिज का क्या मतलब है? इसमें दो तरह की वुमेन को प्रोटेक्ट करता है। ये सिंगल वुमेन को प्रोटेक्ट नहीं करता है, सिंगल वुमेन को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन हु इज लिविंग इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप एज अ मैरिड वुमेन और इन द नेचर ऑफ मैरिज, और नेचर ऑफ मैरिज। ठीक है, आप या तो वो मैरिड है या फिर नेचर ऑफ मैरिज में रह रही है। नेचर ऑफ मैरिज का मतलब लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं और शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। एक घर में रह रहे हैं, नेचर ऑफ मैरिज की तरह रह रहे हैं, तो उस उन सभी वुमेन को ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है। सिंगल वुमेन को ये एक्ट प्रोटेक्ट नहीं करता। और उन वुमेन की कोई एज कोई निर्धारित नहीं है, चाहे वो माइनर वुमेन हु हैज गॉट मैरिड या फिर अ मेजर वुमेन और एन ओल्ड वुमेन। ये सब की प्रोटेक्ट करता है। ऑल एज ग्रुप इज हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस। किससे करता है? उनके पार्टनर से करता है, पार्टनर की फैमिली से भी करता है। इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और इसमें फिर प्रोटेक्स प्रोटेक्शन तो हो गई वुमेन की, लेकिन किससे हो गई? ये एक्ट किससे प्रोटेक्ट करता है? ये एक्ट करता है डोमेस्टिक वॉयलेंस से वुमेन को प्रोटेक्ट। अब डोमेस्टिक वॉयलेंस मतलब जो घर में वॉयलेंस होती है उसमें, उससे। अब डोमेस्टिक वॉयलेंस में क्या इंक्लूड हो सकता है? डोमेस्टिक वॉयलेंस में इंक्लूड हो सकता है कि डोमेस्टिक वॉयलेंस में फिजिकल वॉयलेंस भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, और एवरी अदर टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या फिर वॉयलेंस। उन सब से प्रोटेक्ट करता है। हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में हम नीचे पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दे करके अभी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये इतना जानना हमारे लिए काफी था। इसके बाद हम सेक्शन वाइज अब हम कवर करेंगे सेक्ट। सबसे पहले हम आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, ये जो एग्जाम में सीधा इनसे पूछा जाता है भाई, जुरिस्डिक्शन को इसका एक्ट के अंदर क्या है। या फिर ये पूछा जाएगा कि सिंपल सा क्वेश्चन की द ऑफेंसेस अंडर द Protection of Domestic Violence Act 2005 are cognizable and bailable, cognizable and non-bailable। ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे, फिर नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजेबल, है ना। ऐसे चार ऑप्शन देंगे। लेकिन हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है कि ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि बेल नहीं दे सकता है मैजिस्ट्रेट इसमें। एंड कॉग्निजेबल है, यानी कि police without the order of magistrate can investigate these cases, है ना। इसमें मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भाई पावर टू मेक रूल, पावर किसके पास है रूल्स बनाने की अंडर दिस एक्ट? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये हमारे सारे सेक्शंस हो गए। हम ये एक्ट का जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मिसचीफ है, जिस मिसचीफ को ठीक करने के लिए लाया गया है, उसको हम पढ़ेंगे जब हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे। आज हम प्री के लिए तैयारी करते हैं, तो हम सिंपल सा सीधा पहुंच जाएंगे सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट
एंड कमेंसमेंट। अब इसमें सिंपल सा आपको नहीं पता होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट टाइटल तो इनका टाइटल हो जाता है एक्ट का, जो हमने ऊपर पढ़ा था। एक्सटेंट हो जाता है भैया कहाँ पे लागू होगा, या तो इंडिया में लागू होगा या पूरे इंडिया में लागू होगा तो पूरे में होगा, या फिर किसी स्टेट में लागू नहीं होता तो वो भी इसमें बताया जाता है, उसको हम एक्सटेंट बोलते हैं। उसके बाद ही कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है कब से स्टार्ट हुआ है, कब से ये एक्ट पावर में आया है ना। सिंपल सा मीनिंग है इसका। फिर दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये तो हो गया इसका टाइटल, शॉर्ट टाइटल। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब इसके सामने स्टार 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 लगा के ये इसलिए किया है क्योंकि 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था हर एक्ट में, उसको हटा दिया था 2019 में अमेंडमेंट ला करके हमने। वी हैव मेड जम्मू एंड कश्मीर एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो नाउ दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अब सारे एक्ट होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, हमें सिंपल से ही जानना है। इट शैल कम इन टू द फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको रट लीजिए, कैसे भी सिर्फ रटना है आपको, समझने का इसमें कुछ नहीं है। कब आया था ये? 2006 में आया था, 2005 एक्ट में लिखा ही हुआ है, अक्टूबर ऑफ 2006। उसके बाद हम डेफिनेशंस पे आ जाएंगे। डेफिनेशंस पे हम आ गए हैं। अब इसमें एग्रीव्ड पर्सन ए पे दे रखा है हमारा, एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन वो है जो शिकायत करता होता है ना। तो इसमें किसको बचाने के लिए दिया हुआ है? वुमेन को की प्रोटेक्शन के लिए दिया है। तो इसमें अग्रीव्ड कौन होगा? या तो वुमेन होगी, है ना, वुमेन ही होगी इसमें अग्रीव्ड। मीन्स एनी वुमेन, एनी वुमेन आ गया ना, सिंपल सीधा, एनी वुमेन हु इज और हैज बीन। हु इज यानी कि वो रह रही है, और हैज बीन या फिर रही थी, है ना, इन द पास्ट ऑल्सो। हु इज और हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, है ना, इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब घर घर बारू की, जैसे घर बारू रिलेशनशिप कहते हैं ना, ऐसे जंगली रिलेशनशिप नहीं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। विद द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट जिसकी के शिकायत की गई है वो रिस्पोंडेंट, है ना। हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ, एलिज करती है ना। स्टार्टिंग में प्रूव तो बाद में करना होता है, लेकिन हमें एलिज करते हैं, हम किसको करेंगे? हम करेंगे हम करेंगे इसको, रिस्पोंडेंट को एलिज करेंगे, है ना। रिस्पोंडेंट को एलिज करेगी ए वुमेन जो कि रहती है इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, या फिर रहती थी इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट, है ना, रिस्पोंडेंट के साथ, और वह एलेज कर रही है कि उसके साथ हो रहा है या तो एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर हुआ था एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। किसके द्वारा? बाय द रिस्पोंडेंट, ये रहा, बाय द रिस्पोंडेंट, है ना। बिल्कुल सिंपल एंड इजी। एक ऐसी वुमेन, एक ऐसी महिला जो कि रहती है या रही थी इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब जो इसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, उसका पति, एंड या फिर उसका पार्टनर, एंड हु एलेजेस, उसके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू, या तो अभी उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया गया है जबकि वो रह रही है साथ में, या फिर किया गया था जब वो रहती थी साथ में रिस्पोंडेंट के, है ना। और ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, सविता बनोट वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल वीडी बनोट में। ये मतलब 2000, जो इसका डेट थी ना, अक्टूबर ऑफ 2006, 26, उसके बाद से ही ये लागू हुआ, उसके पहले से लागू नहीं होगा। सो एनी एक्ट, है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट सब्जेक्ट। देखिए हम इसका मतलब, देखिए यहाँ पे हमने गलत मतलब निकाल लिया था इसका, रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट का। रेट्रोस्पेक्टिव का ये मतलब है कि ये पहले से ही लागू होगा, अगर कोई एक्ट के आने से पहले भी अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया गया है एक एक वुमेन के ऊपर,
तो वो बेशक वो साथ नहीं रहती हो जब ये एक्ट फोर्स में आया था। मान लीजिए 2006 में ये आया था एक्ट, 2001 में एक वुमेन ने साथ रहना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस दैट वाज कमिटेड ऑन हर बाय हर हस्बैंड और द पार्टनर। तो 2006 में जब ये एक्ट आ गया तो उन्होंने केस फाइल किया तो रिस्पोंडेंट ने कहा कि भाई ये तो मेरे साथ ही नहीं रह रही है 2001 से, लेकिन एक्ट लागू तो 2006 में हुआ था ना। तो 2000, लेकिन ये तो 2001 से मेरे साथ नहीं रह रही है। तो इसमें वो ऐसा नहीं कह सकता है बिकॉज सेक्शन 2A में ये सिंपल साफ की शब्दों में कहा गया है, हु हैज बीन वर्ड का यूज किया गया है, जो पहले भी रहे थे। यानी कि एक्ट के आने से पहले भी अगर कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है और उसके साथ कमिट किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो लायबल होंगे, उनको एलिज किया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है इस एक्ट के अंडर में। ठीक है जी, हम उसके बाद देखेंगे जी 2A के बाद हम आते हैं 2B पे, चाइल्ड। उसमें चाइल्ड भी दिया, मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से नीचे का हर व्यक्ति चाइल्ड है। इंक्लूड्स एनी अडॉप्टेड, या तो अडॉप्ट किया गया स्टेप या फोस्टर चाइल्ड। इसमें अपना जो असली बच्चा है, सगा बच्चा मतलब, जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर अडॉप्टेड बच्चा यानी कि बायोलॉजिकल चाइल्ड, और अडॉप्टेड चाइल्ड, या फिर स्टेप चाइल्ड, या फिर फोस्टर चाइल्ड। इन सारों में से कोई भी बच्चा होगा वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगा इस सेक्शन के अंडर, इस एक्ट के अंडर भी। वो सारे बच्चे इस एक्ट के अंडर आएंगे, चाहे कि वो बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो, स्टेप हो, या फोस्टर चाइल्ड हो। कॉम्पनसेशन ऑर्डर ये हमारा सेक्शन 22 में हम आगे जाके पढ़ेंगे। कस्टडी ऑर्डर सेक्शन 21 में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इसका हमें एक्ट के अंदर दे रखा है भाई, कैसे, नाम पता, कहाँ पे रहती है महिला, कब कब इसके साथ इंसिडेंट्स हुए, एक फॉर्म दे रखा है प्रिस्क्राइब्ड, जैसा इन्हें एक्ट में दे रखा है। ऑन द रिसीट ऑफ कंप्लेंट, यानी कि एक कंप्लेंट की रिसीट पे ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जब एक महिला कंप्लेंट देगी तो उस कंप्लेंट पर एक एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वो बनाती है प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर एक पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन बनाता है। ठीक है जी, ये ई पे हमारा आगे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR, इसको हम आम भाषा में तो प्रैक्टिस करते हैं तो बोलते हैं इसको। उसके बाद डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ना। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने रेड 4-5 बार मार रखा। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? मीन्स अ रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप। हु लिव, या तो वो रह रहे हैं साथ में, और हैव, ये रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, पीछे यानी कि 1960 में भी साथ रहे हैं तो भी। लिव्ड टुगेदर, इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, है ना। अभी शेयर्ड हाउस होल्ड आ गया ना, जो सबसे ऊपर मैंने आप लोगों को टाइटल पे बताया था सबसे ऊपर स्टार्ट करते टाइम, शेयर्ड हाउस होल्ड। व्हेन दे आर रिलेटेड बाय कॉन्सिजुनिटी मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। देखा ये आ गया, कॉन्सिजुनिटी मैरिज और थ्रू, यानी कि या तो बच्चे हैं उनके, ठीक है जी, या फिर मैरिज से वो एक साथ रह रहे हैं, या फिर थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, है ना, अडॉप्शन पे। ठीक है, नेचर ऑफ मैरिज यानी कि ये यहाँ पे नेचर ऑफ मैरिज को हम कहेंगे, क्या कहेंगे भला, ये हमारे आजकल जो चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है जी, लिव इन रिलेशनशिप, अडॉप्शन। आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली, है ना। आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर साथ रह रहे हैं, सबकी ध्यान रखिएगा, लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, सब एक साथ रह रहे हैं। ठीक है जी, अब इसमें हमें काफी इम्पोर्टेंट है, हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे। अब इसमें दिया है जी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है भाई। डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसको हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप बोलेंगे? वाइल्ड रिलेशनशिप तो नहीं बोलेंगे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बोलेंगे, है ना। मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में, हु लिव, या तो वो रह रहे हैं या रहे थे,
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, है ना। ये हैव लिव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक साथ आना चाहिए था ना। हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लिव, चाहे वो भी रह रहे हैं या रहे थे। ठीक है, पहले रहे थे, लेकिन आगे का नहीं कि हम रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने मेरे साथ कल अ, हम मिले थे, हम दोनों दूर दूर रहते हैं और कल हम मिले थे और आगे हम एक साथ रहेंगे, तो मैं आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट नहीं फाइल नहीं कर सकते। बिकॉज who live or have at any point of time lived together in a shared household। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है शेयर्ड हाउसहोल्ड का। ध्यान रखिएगा आप, शेयर्ड हाउसहोल्ड मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चाहे रेंट कोई भी देता हो, चाहे वो अपना, चाहे वो घर हो पति के नाम, चाहे वो घर हो पार्टनर के नाम, चाहे वो घर हो लड़की के नाम, चाहे वो लड़की ने किराए पे लिया हो, चाहे वो लड़के ने किराए पे लिया हो, या फिर वो लड़की का अपना घर हो, चाहे उसके फादर का घर हो, कहीं भी रह रहे हैं लेकिन एक घर में रह रहे हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड। वही उनका रोटी पानी एक जगह बनता है उनका, ये समझ लीजिए, एक ही चूल्हा है उनके घर में। when they are related by consanguinity marriage, और मैरिज कॉन्सिजनिटी मैरिज, और थ्रू रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, है ना। ये हमारा हमने बताया था क्या होता है आजकल जो चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, या फिर अडॉप्शन से रह रहे हैं, और फैमिली मेंबर्स, इन सबको कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, ये हमारा हो गया डोमेस्टिक रिलेशनशिप। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2F सेक्शन है, 2F, ध्यान रखिएगा, 2F सेक्शन। उसके बाद 2G, डोमेस्टिक वायलेंस। अब इसका सेक्शन 3 में हम मीनिंग समझेंगे। उसके बाद 2H, डावरी। डावरी, हम डावरी का मतलब शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू सेक्शन 2 ऑफ द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, ये दहेज है इसका मतलब, सीधा सीधा। उसके इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी इसको इतना ही जान लीजिए, सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में आएगा, क्योंकि ये दे देते हैं, पूछ लेते हैं सिर्फ। मैजिस्ट्रेट मीन्स द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इसमें जो भी मैजिस्ट्रेट का नाम आएगा कहीं भी आएगा, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का ही होगा, है ना। मैजिस्ट्रेट जहां भी लिखा है वो ही रेफर करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और एज द केस में भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अभी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट तो BNSS में खत्म कर दिया है, ठीक है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट फर्स्ट क्लास ही है अब। एक्सरसाइजिंग jurisdiction अंडर द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर इन द एरिया, इन द इन द एरिया इन द एरिया वेयर द aggrieved person, है ना, aggrieved person resides temporarily और अदरवाइज, या तो परमानेंटली या टेम्परेरीली भी रिसाइड कर रहा है, और द रिस्पोंडेंट रिसाइड्स, चाहे तो अग्रीव्ड पर्सन या तो फिर रिस्पोंडेंट, परमानेंटली या टेम्परेरीली दोनों, और द डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिज टू हैव टेकन प्लेस। मान लीजिए दोनों जयपुर में रहते थे, अब बदली हो गई उनकी, रहने लग गए बेंगलोर में, तो एक जयपुर और ये बेंगलोर, तो बेंगलोर में दे करंटली रिजाइडिंग, तो ये हम जयपुर में भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल किसके पास होगा, सुनेगा कौन इसको, जुरिस्डिक्शन किस जज के पास है, ये केस जाएगा किसके पास, वो जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास। वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेरी सिंपल। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैंडल करेगा सारे केसेस अंडर दिस एक्ट, है ना, सिंपल। उसके बाद ये आई, उसके बाद हम आएंगे जे, मेडिकल फैसिलिटी मीन्स सच ए फैसिलिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी ए मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं आएगा। अब इसके बाद मॉनेटरी रिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के पॉइंट याद रखिए, 2 के, मॉनेटरी रिलीफ। ठीक है जी, 2 के मॉनेटरी मीन्स द कंपनसेशन which the magistrate may order the respondent to pay, means the compensation, compensate कर रहा है लॉस के लिए, किस चीज के लिए, लॉसेस आएगा अभी आगे देखते हैं, मीन्स द compensation, भाई कंपनसेट करना है, मीन्स कंपन्स मीन्स मॉनेटरी रिलीफ है, कंपनसेशन, विच द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट कौन ऑर्डर करेगा, मैजिस्ट्रेट, बिकॉज हमने ऊपर अभी पढ़ा था मैजिस्ट्रेट ही हैंडल करेगा केसेस अंडर दिस एक्ट। मे ऑर्डर, मे शैल नहीं है, मे ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे, रिस्पोंडेंट को देने के लिए, टू द एग्रीव्ड पर्सन,
एग्रीव्ड पर्सन को, है ना। यानी कि कोई भी मॉनेटरी रिलीफ है, एक कंपनसेशन जो कि एक मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, रिस्पोंडेंट को पे करने के लिए, किसको, एग्रीव्ड पर्सन को। अब ठीक है जी, ये तो कर देगा, लेकिन ये करेगा कब? सबसे बड़ा है ना कि भाई कंपनसेशन ऑर्डर देगा कब, ये लास्ट में देगा, स्टार्टिंग में ही दे देगा, या बीच में भी दे सकता है ना। सिंपल सा इसका आंसर, इसमें लिखा है एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, एट एनी स्टेज, ठीक है, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग द हियरिंग के टाइम, कोई सी भी स्टेज पे हियरिंग चल रही हो ऑफ एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सीकिंग एन रिलीफ अंडर दिस एक्ट, कोई भी रिलीफ मांग रखा हो, जो भी एक्ट के अंदर अभी रिलीफ आएंगे बहुत सारे, उसकी किसी भी एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान, एट एनी स्टेज, किसी भी एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान वो रिलीफ ऑर्डर कर सकता है टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड, या तो एक्सपेंसेस जो उसके हुए हैं, एंड द लॉसेस सफर्ड बाय द एग्रीड पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। अब लॉस सफर्ड, आप सोचोगे भाई लॉस क्या हो गया होगा? मान लीजिए फीस नहीं दी गई उससे स्कूल के बच्चे की, स्कूल से बच्चे का एडमिशन काट दिया, है ना। तो ऐसे लॉसेस होते हैं बहुत सारे।